में फिर आपका स्वागत है। और वहीं दशहरे पर जेएनयू में जमकर के संग्राम देखने को मिला। जेएनयू कैंपस में दशहरे पर बवाल तब हो गया जब मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह आरोप है कि शोभा यात्रा पर नफरत के पत्थर चले। लेफ्ट ग्रुप के छात्रों ने शोभा यात्रा में शामिल छात्रों से बदसलूकी की, उनके साथ मारपीट की। वजह है दशहरे पर जलाए जाने वाले रावण का पुतला, जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, अफजल गुरु की तस्वीर लगी हुई थी। और इसी तस्वीर पर लेफ्ट ग्रुप के छात्रों ने आपत्ति जताई। इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया और इसी दौरान छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद कैंपस में बड़ा बवाल हुआ। लेफ्ट ग्रुप ने आरोप लगाया कि रावण के पुतले पर शर्जील इमाम और उमर खालिद की तस्वीर लगाकर भड़काने की कोशिश की गई है। कैंपस में अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। हालांकि इन आरोपों के बीच सवाल यह भी है कि शिक्षा के मंदिर में नफरत आखिर कौन फैला रहा है? कौन जेएनयू में नफरत के बीज बो रहा है? कौन कैंपस का माहौल खराब कर रहा है? हंगामा, नारेबाजी और बवाल के बीच एक ओर लहराता भगवा झंडा और दूसरी ओर चप्पल दिखाकर भड़काने, उकसाने की कोशिश। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की, जहां दशहरे पर दंगल छिड़ गया। मूर्ति विसर्जन और रावण दहन के दौरान जेएनयू में बड़ा बवाल हो गया। दशहरे पर जेएनयू में हंगामा तब बरपा जब मूर्ति विसर्जन के दौरान निकले जुलूस में साबरमती टी पॉइंट पर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। पहले लेफ्ट और राइट छात्र संगठनों के बीच तीखी बहस हुई, जो धीरे धीरे नारेबाजी और चप्पल जूते दिखाने तक पहुंच गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि लेफ्ट के छात्रों ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की, मूर्ति विसर्जन के दौरान जूते चप्पल दिखाए, कैंपस में अराजकता फैलाने की कोशिश की। लेफ्ट समर्थित छात्रों ने रावण दहन के दौरान जूते फेंके और कार्यक्रम में रुकावट डाली। जानिए कि जब माता का विसर्जन करने कुछ लोग जा रहे थे, जेएनयू के कुछ छात्र माता दुर्गा के विसर्जन में व्यस्त थे, तो ये जिहादी मानसिकता के भीड़, ये वामपंथी उनकी तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े, ऐसे लकड़ी के टुकड़े भेज रहे हैं। अब पहचानिए इन जिहादी चेहरों को कि कौन जेएनयू की दशा को खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव वैभव मीणा ने भी लेफ्ट समर्थित छात्रों पर गंभीर आरोप मढ़े। वैभव ने आरोप लगाया कि दशहरे पर जेएनयू में जो बवाल हुआ वो साबित करता है कि उन्हें भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपराओं से गहरी नफरत है। ये हमला न सिर्फ छात्रों पर बल्कि विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक सौहार्द और भाईचारे पर सीधा प्रहार है। ये लोग वर्ग में, जाति में, उसमें बांटने का काम करते हैं। वामपंथ की विचारधारा ही पूरी इस पे केंद्रित है कि देश को किससे वर्ग में, वर्ण में, समाज में, जाति में विभाजित करके उनको अलग करके रखा जाए। देश को तोड़ने की बात उसमें कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समाज को जोड़ने की, हम बात कर रहे हैं कि समाज साथ आए, देश एकता के सूत्र में बंधे, लेकिन ये लोग उसका महिषासुर उसको एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से जोड़ के, एक देश की बहुत बड़ी आइडेंटिटी एक बन चुकी है, एक समाज बन चुका है कि उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। उसमें ये क्या है कि भाई एक दानवी शक्तियां हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। एबीवीपी ने लेफ्ट समर्थित छात्रों पर गंभीर आरोप मढ़े, लेकिन इस पूरे विवाद और तनाव की वजह दशहरे पर रावण दहन के लिए बना ये पुतला बना। विवाद रावण के पुतले के साथ उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीरें लगाने को लेकर हुआ। आप देख सकते हैं कि रावण का जो पुतला जेएनयू में जलाया गया उसमें अफजल गुरु, उमर खालिद, शर्जील इमाम, चारू मजूमदार, कानू सान्याल और बसव राजू की तस्वीर रावण के 10 फीट लंबे पुतले पर लगाई गई थी, जिसको लेकर लेफ्ट ने आरोप लगाया कि एबीवीपी ने पुतला बनाकर उकसाने की कोशिश की। एबीवीपी इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है ताकि सनसनी और धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा सके। इसके साथ ही लेफ्ट छात्र संगठनों ने सवाल उठाया
कि जब केस अदालत में लंबित है तो एबीवीपी कैसे सार्वजनिक तौर पर उमर और शर्जिल को दोषी ठहरा सकता है। आप गांधी जयंती के दिन कैंपस को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, दिस इज अ फोर्स, यू आर फोर्सिंग समवन टू से समथिंग। तो आपकी मर्जी है, आप मत बोलिए। तो आप जबरदस्ती नहीं करेंगे ना, मर्जी तो हमारी है ही, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। और यदि आप जबरदस्ती करेंगे तो वो गलत है, कानूनन गलत है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गलत है। यदि हमें तोड़ना ही होता, हमें फोड़ना ही होता तो हम बहुत पहले कर दिए होते, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हमने बोला कि हम प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं, शर्जील इमाम, उमर खालिद का पुतला दहन कर रहे हैं आप। रिलीजियस सेंटिमेंट जो लोगों का है उसका इस्तेमाल आप पॉलिटिकल अपने एजेंडे के लिए कर रहे हैं, वो गलत है। जेएनयू में हुए बवाल और हंगामे को लेकर दोनों गुटों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब शिक्षा का मंदिर विवादों का अखाड़ा बना, जेएनयू में तनाव फैला हो, बल्कि जेएनयू का विवादों से पुराना नाता रहा है। चाहे दशहरे के दौरान वैचारिक और सांस्कृतिक टकराव हो या फिर देश विरोधी नारेबाजी, ऐसे विवादों की वजह से जेएनयू सुर्खियों में रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है, जेएनयू का यही इतिहास रहा है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, इस तरीके के नारे आपने इसी जेएनयू कैंपस से सुने होंगे। इससे पहले भी कई बार यही जेएनयू कैंपस जो है विवादों का एक मुख्य केंद्र बनकर उभरा है। इस बार जो है जबरदस्ती जो है राइट विंग के जो एबीवीपी के छात्र थे, वो जब वे शोभा यात्रा निकाल रहे थे उनको भड़काने की कोशिश की गई। और उसके बाद देखिए जो छात्र थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, उन्होंने पुतला दहन जो होता है उसमें अफजल गुरु हो, शर्जील इमाम हो या फिर देखिए उमर खालिद हो, ये वो नाम है जिन्होंने हमेशा से देशद्रोह की बात अपनाई है और उसी नक्शे कदम पर ये चले हैं। रावण रूपी जो बुराई है उन पर ये उनके पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद से जो लेफ्ट विंग के छात्र थे, वामपंथी छात्र थे, वो आक्रोशित हो गए। फिलहाल जेएनयू कैंपस में तनाव के हालात हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सवाल है कि जेएनयू का माहौल कौन खराब कर रहा है, शिक्षा के मंदिर को मजहबी नफरत का अखाड़ा कौन बना रहा है, और सवाल यह भी कि दशहरे पर कैंपस में हुए बवाल के लिए जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो जेएनयू में दशहरा पर बवाल क्यों हुआ, हिंसा क्यों भड़की और हिंसा का गुनहगार कौन है, इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी आंचल जेएनयू पहुंची और छात्रों से बात की। छात्रों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। जेएनयू में बीती रात एक बार फिर से बवाल देखने के लिए मिला। ये बवाल था यहाँ पर उमर खालिद को लेकर, ये अफजल गुरु को लेकर था। इसके साथ ही देखिए ये इसलिए किया गया क्योंकि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक जो एक दशहरे का कार्यक्रम था उसमें पुतला दहन होना था और बच्चों ने अफजल गुरु, उमर खालिद जैसे लोगों का और अगर हम बात करें इनके पोस्टर लगाए और उसके बाद से देखिए विवाद काफ़ी बढ़ गया। अनुपमा, क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था जो इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया और क्या हुआ था पहले पूरा? बेसिकली कल दशहरे का जो विसर्जन का, दुर्गा माता के विसर्जन का दिन था, उसी पे हमारे दो प्रोग्राम थे। एक तो माँ दुर्गा का हम लोग विसर्जन कर रहे थे दुर्गा पूजा समिति की तरफ से, वो मतलब कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, वो माँ के लिए, श्रद्धा के लिए सारे डिवोटीज जो थे उसमें शामिल थे। हम लोग का हमेशा से ये परंपरा रहा है कि हम माँ को पहले पूरे कैंपस में घुमाते हैं, उसके बाद विसर्जन के लिए जाते हैं। उसके साथ साथ ही रावण दहन का कार्यक्रम था। रावण दहन के कार्यक्रम में हमने एक सिंबॉलिक जो होता है कि जो हम लोग पेट्रियार्की को होता है, सेपरेटिज्म को, टेररिज्म को, माओइज्म का, उसका मतलब उसको रावण का रूप देके हम लोग उसको जला रहे थे। इस बात को लेकर लेफ्ट वाले इतने भड़क गए कि उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल दिया। उन्होंने जो प्रोटेस्ट कॉल दिया था वो अपने शर्जील इमाम के लिए, उमर खालिद के लिए और जो उनके जो सेपरेटिस्ट लोग हैं उनके लिए उन्होंने अलगाववादी लोगों के लिए प्रोटेस्ट कॉल दिया था। पहले तो उन्होंने ये कॉल बराक हॉस्टल पे दिया था, जो एक अलग जगह है, बराक हॉस्टल, वहाँ पे दिया था। लेकिन उन्होंने देखा कि जब हमारी मूर्ति में इतने सारे लोग, इतने सारे डिवोटी एक साथ मिलकर हम लोग इतनी श्रद्धापूर्वक विसर्जन करने जा रहे हैं, तो जानबूझकर उस प्रोग्राम में खलल डालने के लिए उन्होंने अपना वेन्यू शिफ्ट करके बराक से टी पॉइंट कर दिया। का इंसिडेंट ऐसा था कि लेफ्ट का पहले का प्रोग्राम कहीं और शेड्यूल्ड था, 5:30 का उनका प्रोग्राम था और वो 5:15 के अराउंड वो नया मैसेज निकालते हैं कि वो साबरमती टी पॉइंट पे आ रहे हैं, जो कि पहले से उनका शेड्यूल नहीं था। वहाँ हमारा रावण दहन होना था।
वो जानबूझकर लास्ट 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले अपना वेन्यू चेंज करते हैं ताकि वो आके हमारे रावण दहन में और मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा में खनन डालें। क्या प्रोग्राम? उनको एबीवीपी का पुतला दहन करना था, जो कि उनका बराक हॉस्टल पे शेड्यूल था, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है साबरमती टी पॉइंट से, जिस रास्ते से हमारी शोभा यात्रा जाती है। लेकिन लास्ट टाइम पे जब उन्हें पता चला कि हम बराक हॉस्टल तक नहीं जाने वाले, वो 10 मिनट पहले अपना वेन्यू चेंज करके जानबूझकर साबरमती टी पॉइंट पे आते हैं ताकि हमारी झड़प हो, हमारे बीच बहस हो। और जो ये चप्पल दिखाने वाली, जूता दिखाने वाली बात है, तो अगर आप अपनी तरफ से दुर्गा माँ की प्रतिमा पे अगर आप चप्पल दिखाइएगा, जूता दिखाइएगा, तो उसके बाद आप पे फूल तो नहीं बरसने वाला। यहाँ पे झड़प हमने ये देखी कि जब हमारी दुर्गा मूर्ति हमारे यहाँ पे आई है, टी पॉइंट पे आई है, सभी छात्र संगठनों ने, जितने भी हमारे लेफ्ट सो कॉल लेफ्ट का कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमारा विरोध करना चालू किया। साथ साथ दुर्गा माँ के साथ दुर्गा माँ की मूर्ति को चप्पल दिखाई गई, छात्रों को गाली दी गई, और एक महिला जो हमारी कार्यकर्ता थी, उनके एक स्टोन पेल्टिंग के साथ साथ उन्हें चोट भी आई है। हमने इसका विरोध केवल किया, लेकिन उन्होंने बार बार ये हमें शो किया कि हम मिसोजिनिस्ट लोग हैं। कार्रवाई क्या हुई है? मेन कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ आगे मीटिंग करेंगे, इसके ऊपर जो कार्रवाई हो जाएगी वो किया जाएगा। हर साल की भांति हम लोग माँ दुर्गा का पंडाल लगाते हैं, तो उस दौरान हम दुर्गा विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाल रहे थे। तो जब हमारी शोभा यात्रा साबरमती टी पॉइंट पे पहुंची, तो एक गोस्पल जो लेफ्ट वामपंथी संगठनों ने तैयार किया था, उसके मुताबिक वो वहां पे पहुंचते हैं और वहां आके वो महिषासुर जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा को चप्पल दिखाने का काम करते हैं, और वहां से हमारे जो संकल्पधारी जितने भी हमारे भगत थे, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, लकड़ियों के टुकड़े फेंके जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जेएनयू के तमाम जो एबीवीपी के पदाधिकारी हैं उनको सुने, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी जो है जेएनयू के प्रशासन को भी एप्लीकेशन देंगे, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए ये भी लगातार मांग करेंगे कि पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया, जेएनयू, दिल्ली। तो भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पूर्व पति और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक एक बार फिर पर्सनल लाइफ को लेकर के सुर्खियों में हैं। खबर है कि शोएब मलिक और उनकी तीसरी पत्नी पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद तलाक की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों के रिश्तों के बीच दरार आ गई है और अब खबरें हैं कि दोनों तलाक ले सकते हैं। शोएब और सना ने जनवरी 2024 में निकाह की घोषणा करके सबको चौंका दिया था। शोएब की ये तीसरी शादी थी। इससे पहले वो भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ 14 साल के रिश्ते में थे। शोएब और सानिया का एक बेटा भी है, इजहान, जो दुबई में अपनी मां के साथ ही रहता है। सना और शोएब का रिश्ता तब शुरू हुआ जब शोएब सानिया से शादीशुदा थे। अब रिपोर्ट्स के अनुसार शोएब और सना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वे तलाक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं अटकलों को तब और बल मिला जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा और इस वीडियो में शोएब ऑटोग्राफ देते हुए दिख रहे थे, जबकि सना उनसे दूरी बनाए हुए थी और दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की। कुछ फैंस का तो मानना यह भी है कि इस वीडियो से पता चलता है कि उनके बीच कुछ तो गड़बड़ है, जबकि कई और लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये लगा कि पति पत्नी के बीच एक सामान्य मनमुटाव हो सकता है। ऐसी लोगों की मान्यताएं हैं। अब सवाल यह है कि क्या शोएब चौथी शादी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शोएब की पहली शादी आयशा सिद्दीकी के साथ में हुई थी और जिस पर तमाम बखेड़ा भी खड़ा हुआ था। तो फिलहाल देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से शोएब मलिक का अब तक 3 रिश्ते तो हुए, 3 शादियां तो हुई, लेकिन ये तीनों ही खत्म होती चली गई। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी पहली शादी आयशा सिद्दीकी से हुई और उसके बाद उनसे तलाक हुआ। दूसरी शादी हुई सानिया मिर्जा से, उनसे भी तलाक हो गया। तीसरी शादी सना जावेद से, लेकिन अब अटकलें ऐसी लगाई जा रही है, खबरें ऐसी हैं कि इनसे भी शायद कुछ बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है और इसी वजह से अब ये दोनों भी तलाक की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसी वजह से सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या अब वो तीसरा निकाह भी करेंगे। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दृष्टि आईएएस से जुड़ी एक खबर बताते हैं। दरअसल दृष्टि आईएएस के जनक विकास दिव्यकृति मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं। सीसीपीए ने यूपीएसएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नतीजों को लेकर के भ्रामक विज्ञापन पर दृष्टि आईएएस कोचिंग पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार संस्थान ने अपने विज्ञापन में बड़े पैमाने पर 216 से अधिक चयन दिखाया था और ये दावा किया गया था और
सफल उम्मीदवारों की तस्वीरों और साथ ही उनके नाम के साथ में ये पोस्टर्स भी अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। जांच में ये भी पाया गया कि ये दावा अधूरा और भ्रामक था। सीसीपीए ने अब तक कई कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापनों के लिए 54 नोटिस जारी किए हैं। 26 कोचिंग संस्थानों पर 90.6 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही ऐसे भ्रामक दावे बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो फिलहाल देखिए, जो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए ये एक सपना सा होता है कि क्यों ना हम भी उसी कोचिंग सेंटर में चले जाएं जहां पर सबसे ज्यादा सक्सेस रेट हो। और अगर इस तरीके के भ्रामक विज्ञापन जारी होते हैं तो आप सोचिए कि उन अभ्यर्थियों के मस्तिष्क पर क्या बीतेगी और जिस सोच विचार के साथ में वो जुड़ते हैं, क्या ये उनके साथ एक धोखा नहीं है। और इसी को लेकर के नोटिस अब तक कई संस्थानों को जारी किया जा चुका है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि भ्रामक विज्ञापन इसी तरीके के जारी किए गए हैं, चाहे उस अभ्यर्थी ने वहां उस कोचिंग सेंटर से तैयारी की है या नहीं की है। और अब ये मामला दृष्टि आईएएस से जुड़ा हुआ सामने आया है कि इनकी ओर से भी एक भ्रामक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि 216 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका चुनाव हुआ था, जिनका चयन हुआ था, उन्होंने एग्जाम्स पास किए थे। और साथ ही अब उसी बात को लेकर के ये नोटिस जारी हुआ है और अब एक्शन की भी तैयारी है। 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैसे जिन्हें फ्यूचर कहा जाता है, जिन युवाओं को, उन युवाओं की जिंदगियों के साथ ये तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो कि गजब का फर्जीवाड़ा करके और उनके फ्यूचर को ताक पर रख रही हैं। तो भ्रामक विज्ञापन पर दृष्टि आईएएस इस वक्त घिरता हुआ नजर आ रहा है। विकास दिव्यकृति की भी मुश्किलें इन दिनों बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब उन पर क्या कुछ एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल सीसीपीए की ओर से विकास दिव्यकृति की कोचिंग सेंटर को लेकर के एक नोटिस भी जारी हुआ है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। तो वहीं पाकिस्तान की जासूसी करने वाला एक और यूट्यूबर जांच एजेंसी के हत्थे चढ़ चुका है। हरियाणा के पलवल का रहने वाला वसीम अकरम जासूसी करता हुआ पकड़ा गया है। अकरम का पाकिस्तानी उच्चायोग का पूर्व अधिकारी और आईएसआई एजेंट दानिश से भी लिंक मिले हैं। जानकारी के मुताबिक 2021 में वसीम ने पाकिस्तान का वीजा बनवाया था और तभी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में उसकी दानिश से जान पहचान हुई। तब से ही वसीम उसके संपर्क में था और पिछले 4 सालों से व्हाट्सएप के जरिए सूचनाएं भी भेज रहा था, यानी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान धड़ल्ले से चल रहा था। पुलिस को उसके फोन से कई ऐसे चैट्स मिले हैं जिनमें कि कुछ डिलीट भी की गई है। उन डिलीटेड चैट्स को रिकवर करने का प्रयास है और यह भी सामने आया है कि वसीम ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को एक सिम कार्ड भी उपलब्ध कराया था। वसीम की गिरफ्तारी तौफीक से पूछताछ के बाद हुई और तौफीक को जासूसी के आरोप में ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पूछताछ में उसने पाकिस्तानी और कुछ जासूसों के नाम बताए, जिनमें एक वसीम अकरम का भी नाम था। इसी इनपुट के साथ पुलिस ने वसीम को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे भी पूछताछ की जाएगी। तो 3 साल पहले पाकिस्तानी एजेंट के साथ वो कैसे संपर्क में आया, कौन कौन से डिटेल्स उसने पास ऑन की है, यानी जो गुप्त जानकारियां होती हैं, जो ऐसी सूचनाएं होती हैं जो कि खासतौर पर सिक्योरिटी कंसर्न का मामला हो जाता है, ऐसे भी इंफॉर्मेशन पास ऑन किए गए थे, ये खबरें हैं। और अब आपको अगली खबर बता देते हैं मेरठ से जुड़ी हुई। दरअसल मेरठ में लाइव फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद से अब इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जमीन पर पड़े युवक पर कैसे फायरिंग की गई थी, ये उसका एक वीडियो सामने आया। पिस्तौल से कई गोलियां मारी गई और उसके बाद वीडियो भी बनाया गया। बेखौफ बदमाशों ने मर्डर का लाइव वीडियो बनाया और फिर उस वीडियो को उन्होंने बाकायदा वायरल किया। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से जांच की जा रही, पता लगाया जा रहा है कि आखिर लाइव वीडियो उस दौरान क्यों और किन कारणों की वजह से बनाया गया था, साथ ही इस हत्या को अंजाम देने के पीछे कौन कौन से लोग शामिल थे। क्या ये सिर्फ अपना दबदबा बनाने की कोशिश थी या फिर ये कहीं ना कहीं खुलेआम पुलिस को भी एक तरीके से चैलेंज देने की कोशिश थी। तो फिलहाल अब पुलिस की ओर से भी जांच की जा रही है। आप खुद देखिए इस वीडियो में कैसे गोलियों की तड़तड़ाहट की वो आवाज सुनाई दे रही है। एक शख्स जो कि गिरा पड़ा है और उस पर कैसे गोलियां दागी जा रही हैं। ये वीडियो पहले तो शूट किया जाता है और उसके बाद इसे जानबूझकर वायरल भी किया जाता है, यानी ये दर्शाता है कि इन लोगों के मन में
जरा भी खाकी का खौफ नहीं है। एक वीडियो आया है जिसमें कि गोली मारते हुए एक युवक दिखाई दे रहा है। इसमें ये घटना लोहिया नगर की है और इसमें मुकदमा दर्ज है हत्या की धाराओं में। इसमें जो शुरुआती जांच पड़ताल में सामने आया, इसमें जानकारी हुई है कि जो मृतक है और जो अभियुक्त हैं दोनों आपस में मित्र हैं और ये साथ ही घूमते फिरते थे। इस बात को लेकर ये घटना कारित की गई है और क्यों वीडियो वायरल किया गया इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनकी जानकारी हुई है और शीघ्र ही इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा